दोस्तों, स्टोरीज फ्लिक्स प्रस्तुत करता है नाइट ऑफ द कॉमेट। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें न्यूज़ चैनल दिखाया जाता है, जहां पर न्यूज़ वाले बता रहे होते हैं कि इस धरती से एक कॉमेट गुजरने वाला है, जो कि 65 मिलियन सालों में एक बार गुजरता है। आखिरी बार ये कॉमेट जब इस धरती पर डायनासोर हुआ करते थे तब गुजरा था, और ये जो कॉमेट बहुत रेयर होता है। इस कॉमेट को लेकर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, और ये दोस्तों क्रिसमस का दिन रहता है, और ये बिल्कुल जस्ट क्रिसमस डे वाले दिन हुई गुजरने वाला होता है। इसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा हुब होता है और लोग जगह जगह पार्टी कर रहे होते हैं और इस कॉमेट को देखने के लिए बेताब होते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है रैगी को, जो कि एक 18 साल की एक लड़की होती है, जो कि साउथ कैलिफोर्निया में एक दुकान पे काम करती है। और रैगी का प्लान रहता है कि आज वो क्रिसमस की रात अपने बॉयफ्रेंड लैरी के साथ बिताएगी। इसलिए वो काम से छुट्टी लेने से पहले अपनी बहन सैम को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे रुकूंगी। तुम ये बात मॉम को बता देना कि मैं सुबह तक आ जाऊंगी। वहीं दोस्तों सैम को दिखाया जाता है, जो कि एक 16 साल की लड़की रहती है। यहाँ पे दोस्तों सैम की जो माँ रहती है, इसका अफेयर चल रहा होता है। सैम के जो पिता होते हैं वो फौज में होते हैं, जिसके कारण वो अक्सर घर पे नहीं रहा करते, और इसकी वजह से उसकी माता जी जो डोरिस रहती हैं, इन दोनों लड़कियों की, ये एक आदमी के साथ अफेयर कर रही होती है। और जो सैम रहती है उस दिन उन्हें अफेयर करते हुए पकड़ लेती है। सैम कहती है, मॉम ये आप बहुत गलत कर रही हैं। इस पे इसकी माँ उसे एक थप्पड़ मारती है, तो सैम भी उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और उसकी माँ उसे एक मुक्का मार के वहीं गिरा देती है। और इससे हमें समझ आता है कि इन दोनों बहनों का जो पारिवारिक स्थिति है वो बहुत ख़राब होता है। इनके फैमिली में बैकग्राउंड बहुत ख़राब होती है। वहीं दोस्तों एक बार फिर से हमें यहाँ पर रेजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड लैरी से मिलती है। ये दोनों कुछ देर अपने साथ में वक्त बिताते हैं, फिर उसके बाद ये दोनों सेक्स करते हैं। जब ये लोग सेक्स कर रहे होते हैं कि तभी दिखाया जाता है बाहर वो कॉमेट गुजरता है। जब वो कॉमेट गुजरता है तो बहुत सारे धूल की आंधी आई होती है और साथ साथ बिजली चमक रहा होता है और लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद दोस्तों ये सीन यही कट हो जाती है और हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है पूरी दुनिया का जो आसमान होता है वो बिल्कुल लाल हो गया होता है, और पूरी दुनिया में जो लोग होते हैं पूरे सड़कों पर कोई नहीं दिखते हैं, सिर्फ लोगों के कपड़े और उसके अंदर धूल दिखती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मानो पूरी दुनिया से लोग गायब हो चुके हैं। कि तभी हमें रैजी को दिखाया जाता है और उसके बॉयफ्रेंड लैरी को, जो लोग रात को धूम धड़ाका मचाने के बाद उठते हैं, और जो लैरी रहता है वो कहता है ठीक मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लाता हूँ, तब तक रैजी एक वीडियो गेम खेलो। रैजी वीडियो गेम खेल लेते हैं और उसका बॉयफ्रेंड जाता है बाहर निकल कर। कि तभी जैसे ही वो बाहर जाता है उसका सामना होता है एक जॉम्बी से, और वो जॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है, उसका सर फोड़ के उसे मार देता है और फिर उसे ले चल जाता है। अब दोस्तों जब रैगी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी तक आया नहीं, तो वो भी बाहर निकलती है। उसे नहीं मालूम रहता कि भैया ऐसा कुछ हुआ भी होगा, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो उसे लैरी कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी देर आगे बढ़ने पे उसका सामना उसी जॉम्बी के साथ होता है। यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों के बीच हाथापाई होती है, और तभी यहाँ पे रैगी एक मौका पाके अपने बॉयफ्रेंड लैरी का बाइक लेके वहाँ से निकल जाती है। रैगी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ हो तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताना। को लग रहा था कि वो कोई पागल आदमी था, और जो आसमान में धूल है वो शायद कोई धूल की आंधी की वजह से आई हुई है, और वो कंफ्यूज रहती है। सबसे पहले वो जाती है अपनी बहन सैम के पास, और जब वो अपने घर पे जाती है तो सैम घर पे नहीं होती है। लेकिन जब वो उसे ढूंढती है तो वो स्टील कंटेनर में होती है। स्टील कंटेनर पहले मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। दोस्तों दरअसल अमेरिका में कमरे बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जिन लोग के घर में एक्स्ट्रा रूम चाहिए होता है तो ये लोग इस प्रकार के कंटेनर खरीद लेते हैं, जो कि स्टील का बना होता है। ये लोग घर के बाहर ईजिली फिट कर देते हैं, जिसके कारण इन्हें एक एक्स्ट्रा रूम मिल जाता है, और ये अंदर से बहुत लग्जरी होता है। इसमें लोग रहते हैं, और इसी के अंदर रह रही होती है सैम। और यहाँ पे वो कहती है, दीदी आप आ गई, आप रात भर कहाँ थी। इस पे वो बोलती है, तुम ये सब छोड़ो, ये बाहर हो क्या रहा है, मुझे एक भी बंदा दिख नहीं रहा है, ये सभी लोग गए कहाँ, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। इस पे इसकी बहन कहती है, दीदी आप मजाक करना बंद करो और चलो पहले नाश्ता करते हैं, फिर हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। लेकिन जो रैजी रहती है वो उसे कहती है, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, और उसे खींच के बाहर ले जाती है और कहती है, देखो देखो कोई भी इंसान यहाँ नहीं दिख रहा है, क्या ये सब भी मेरे साथ इस मजाक में मिले रहेंगे। इस पे दोस्तों उसकी बहन सैम को थोड़ा बहुत विश्वास होने लगता है।
इसके बाद ये और इसकी बहन, ये हो क्या रहा है नहीं समझ आता इन्हें, तो ये लोग रेडियो को ऑन करते हैं, जहाँ पर वो लोग शहर के एक लोकल रेडियो स्टेशन पे जाते हैं जो कि पॉडकास्ट कर रहा था। और इन लोगों को लगता है कि शायद ये रेडियो स्टेशन पे जाके हमें हमारे सवालों का जवाब मिले। इसके बाद ये दोनों ही जो बहनें होती हैं वो रेडियो स्टेशन की तरफ निकल जाती हैं। लेकिन जब वो लोग उस रेडियो स्टेशन में पहुँचती हैं तो वो लोग देखती हैं कि उस रेडियो स्टेशन पर कोई भी नहीं रहता, वो सिर्फ एक रिकॉर्डेड यहाँ पे मैसेज चल रहा था। अभी दोस्तों इन दोनों ही लड़कियों के पीछे एक आदमी बंदूक लेके आ जाता है, हेक्टर, और पूछता है तुम दोनों कौन हो। इस पे ये दोनों बताती हैं कि तुम भी बच गए। तो आदमी कहता है हाँ मैं भी बच गया, क्या तुम लोग सर्वाइवर हो। इस पे ये दोनों बहती कहती है हाँ हम भी सर्वाइवर हैं। इसके बाद ये तीनों आपस में साथ मिल जाते हैं और इन लोगों को समझ नहीं आता कि हम करें क्या। इसके बाद दोस्त लोग वो लोग उसी रेडियो के ज़रिए एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और उसको पॉडकास्ट कर देते हैं। उस मैसेज में रहता है कि जो कोई भी हमारी मदद कर सकता है प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करो। थोड़ी देर बाद दोस्तों उस रेडियो पे एक सिग्नल आता है जो कि एक हेडक्वार्टर से आ रहा होता है। ये दोस्तों एक साइंटिस्ट का खुफिया हेडक्वार्टर होता है जो उनसे कांटेक्ट करता है और उनकी लोकेशन के बारे में पूछता है। ये तीनों भी खुशी खुशी अपने सारे लोकेशंस को बता देते हैं और वैज्ञानिक इन्हें बताते हैं दरअसल कल रात जो कॉमेट गुजरा वो कोई नॉर्मल कॉमेट नहीं था। उस कॉमेट को जितने लोगों ने भी देखा वो सभी धूल में मिल चुके हैं और जो लोग उस कॉमेट से थोड़े बहुत ही इंटैक्ट हुए वो अब एक ज़ॉम्बी में हो चुके हैं। तो आप सब सावधान रहें, बहुत जल्द हम टीम भेजेंगे और आपको लेके जाएंगे। सुनने के बाद इन तीनों को बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है। इसके बाद ये तीनों बात करते हैं कि तुम आखिरी वक्त कहाँ पे थे। इस पे हेक्टर बताता है कि दरअसल मैं अपने गाड़ी के स्टील ट्रक में सो रहा था, जो कंटेनर नहीं पता है उसमें सो रहा था। वहीं जो लैरी और रेजी थे ये भी दोनों एक कंटेनर में सेक्स कर रहे थे और वहीं जो इसकी बहन थी ये भी परिवार से गुस्सा होने के नाते कंटेनर में सो रही थी। इस पर ये लोग समझ जाते हैं कि जो स्टील होता है वो इस रेस से बचा लिया इन्हें, मतलब स्टील इसकी कमजोरी होती है। और जो लोग इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए वो लोग धूल में मिल गए और जो लोग थोड़े से कांटेक्ट में आए वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। हेक्टर इन लोग से कहता है कि देखो टीम हमें बचाने आ रही है, पर उससे पहले मैं एक जगह जा रहा हूँ जहाँ पर मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे दोस्त रहते हैं। मैं उन लोगों को भी अपने साथ लेके आता हूँ ताकि वो भी लोग सुरक्षित जा सकें। इस पे ये दोनों कहते हैं कि क्या गारंटी है कि तुम्हारे परिवार बचा होगा। इस पे हेक्टर कहता है चेक करने में क्या जाता है। इसलिए हेक्टर उन लोग से वादा करता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं बस उन लोगों को लेके आऊँगा, अगर वो नहीं होंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इस पर ये दोनों बहनें कहती हैं ठीक है तुम जाओ। इसके बाद दोस्तों हेक्टर निकल जाता है अपने परिवार की तरफ और वहीं जो रैगी और सैम रहते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं जहाँ पर ये लोग कुछ बंदूक वगैरह खरीदते हैं। इसके बाद दोस्तों अब पूरा शहर खाली पड़ा है तो भाई फायदा कौन उठाना चाहता। इसके बाद ये दोनों बहनें एक मॉल में जाती हैं जहाँ पे ये लोग तरह तरह के कपड़े ट्राई करते हैं और मज़े करती हैं। भाई इतने सन्नाटे में मज़े करना तो बनता ही है। दोस्तों जब ये दोनों मॉल में होती हैं तो इनकी ऊपर नज़र कुछ गुंडों की पड़ जाती है जो कि इन लोग से मज़े लेने की प्लानिंग कर रहे थे और वो इन दोनों लड़कियों को देखकर बहुत ज़्यादा लालच में आ जाते हैं और इन दोनों को किडनैप करके बंदी बना लेते हैं और इन लोग के साथ मज़े करने वाले होते हैं। कि तभी दोस्तों वहाँ पर साइंटिस्ट की टीम पहुँच जाती है और वो इन लोग को रेस्क्यू कर लेती है। साइंटिस्ट इन लोगों को अपने साथ ले लेते हैं और इन लोग से कहते हैं कि तुम्हें बेस पे जाने से पहले अपना चेकअप कराना होगा। हमें चेक करना है कहीं तुम भी तो वो उस धूल से एक्सपोज तो नहीं हुई, कहीं तुम भी तो ज़ॉम्बी नहीं बन रहे हो। इसके लिए इन लोग का चेकअप करते हैं। सबसे पहले ये लोग रैगी का चेकअप करते हैं। रैगी का जब ये लोग चेकअप करते हैं तो रैगी बिल्कुल नॉर्मल रहती है और उसे हेलीकॉप्टर में बैठने को कह देते हैं। लेकिन जब ये लोग उसकी बहन सैम का चेकअप करते हैं तो उसके पीठ पे कई सारे दाने निकले होते हैं, जिस पे वो डॉक्टर कहते हैं सॉरी हम आपको नहीं ले सकते हैं। सैम कहती है मैं तो स्टील कंटेनर में सो रही थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, दरअसल मुझे हर महीने ऐसे दाने निकल जाते हैं, मुझे एलर्जी है। इस पे वो डॉक्टर कहते हैं ठीक है हम आपके साथ एक डॉक्टर ऑर्डी वाइट को छोड़ रहे हैं। ऑर्डी वाइट एक बहुत ही डिप्रेस्ड डॉक्टर रहती है, इसे पता नहीं किस बात का गम रहता है और कहते हैं ऑर्डी वाइट के आप देख रेख में रहिएगा और वो जो आपका दोस्त हेक्टर आएगा उसे भी आप लोग साथ में ले लीजिएगा, हम दोबारा आएंगे और आप लोग को लेके जाएंगे। वही दोस्तों ऑर्डी वाइट जो डॉक्टर रहती है वो सैम का चेकअप करती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हें ये इंजेक्शन लगाना होगा, अगर तुम्हारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस रहेगा वो इससे मर जाएगा। और वो जैसे ही वो इंजेक्शन लगाती है तो लड़की वहीं तुरंत बेहोश हो जाती है और उसके पीछे एक डॉक्टर आता है जो साइंटिस्ट रहता है, वो कहता है वेल डन, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वो फीमेल साइंटिस्ट को अंदर ही अंदर गिल्ट होता है और वो उससे कहती है कि तुम लोग जो कर रहे हो बिल्कुल गलत है और वो अपनी बंदूक निकाल के उस मेल साइंटिस्ट को वहीं मार डालती है। और दोस्तों ये सीन यहीं कट हो जाता है और अब हमें हेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने परिवार को ढूंढने गया होता है। जब वो अपने घर पे जाता है तो उसे अपने घर पे कोई भी नहीं मिलता क्योंकि वो सभी के सभी धूल में मिल चुके होते हैं। लेकिन
उसे अपने पीछे वाले कमरे में एक बच्चा मिलता है जो कि करीबन 10-12 साल का होता है और वो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो उसको काटने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन हेक्टर को बच्चों से बहुत प्यार होता है, इसलिए वो उसे नहीं मारता, लेकिन किसी प्रकार से वहाँ से बच के निकल जाता है और हेक्टर दोबारा से बेस पे वापस आ जाता है। जब वो बेस पे वापस आता है, मतलब सैम के पास वापस आता है, तो उसका सामना होता है ऑड्री से और वो ऑड्री से पूछता है, ये बताओ वो दोनों लड़कियाँ क्या हैं। ऑड्री कहती है, तुम्हारी दोस्त बिल्कुल सही है, पर मैं तुम्हें ये राय दूंगी कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, हम साइंटिस्ट सही लोग नहीं हैं। और वो अपने आप को एक इंजेक्शन लेती है और अपनी जान ले लेती है। दरअसल ये ऑड्री वाइट एक सही महिला रहती है, इसे एक बात का गिल्ट रहता है, एक गम रहता है जो सताया जाता है और इसी गिल्ट के कारण ये साइंटिस्ट अपना जान ले लेती है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे सैम और हेक्टर को दिखाया जाता है। ये लोग सबसे पहले इस गाड़ी में बैठते हैं और रैगी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दोस्तों हमें साइंटिस्ट के हेडक्वार्टर पे दिखाया जाता है और यहाँ पे एक खुलासा होता है कि दरअसल ये साइंटिस्ट को मालूम था कि ये जो कॉमेट होगा जब ये गुजरेगा तो ये दुनिया को ख़त्म कर सकता है, जिसकी वजह से इन साइंटिस्ट ने एक बंकर बनाया होता है जो कि स्टील का बना होता है। ये लोग जब कॉमेट जा रहा था तो ये लोग सुरक्षापूर्वक उसके अंदर थे, लेकिन इन्हें गलती से इनकी जो वेंटिलेशन सिस्टम होती है ये बंद करना भूल गए थे, जिसके कारण जब वो कॉमेट गुजरा तो ये भी लोग आधे एक्सपोज हो गए थे उस कॉमेट द्वारा और ये लोग ना धूल बने ना ही जॉम्बी बने, ये लोग आधे इंसान और आधे जॉम्बी रह गए हैं, जिसकी वजह से अब इन्हें खून की तलब लगती है और ये लोग जो भी सर्वाइवर्स होते हैं इनको अपने बेस पे ले जाकर इनको बेहोश कर कर इनकी खेती करते हैं और उनके अंदर से खून निकाल कर पीते हैं और साथ ही साथ ये लोग सीरम का भी रिसर्च कर रहे थे जिससे ये लोग वैक्सीन बना सकें। कुल मिला के आसान शब्दों में ये इंसानों को मारकर उनका खून पी रहे थे। यह कोई वैज्ञानिक अब नहीं, ये आधे जॉम्बी और आधे वैज्ञानिक थे। और यहाँ पे एक वैज्ञानिक रेजी से पूछताछ कर रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है, ये बताओ तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, क्या तुम्हें कोई बीमारी है, क्या तुम्हें डायबिटीज़ है, मतलब उसका रेगुलर चेकअप कर रहा था। रेगी को शक होता है कि ये लोग इतना क्यों पूछताछ कर रहे थे और पूछती है वो बाकी के सर्वाइवर्स कहाँ हैं। उस पर साइंटिस्ट बताता है चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो, लेकिन रेगी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और पास में बड़े पैड से उसके सर पे वार कर देती है, जिसके कारण वो डॉक्टर बेहोश हो जाता है और वो उसकी बेहोशी का मौका पाके रेगी उस कमरे से निकल जाती है और वो छुप छुप के देखती है कि हो क्या रहा है। और जब ये वो सब बातें अपने आंखों से देखती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि ये बिल्कुल गलत जगह फंस चुकी है और वहाँ उसे रास्ते में 2 मासूम बच्चे भी मिलते हैं जिनकी वो मदद करती है और एक बंदूक लेती है और कहती है डॉक्टर से तुम लोग उसे छोड़ दो, वो बच्चों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। और एक बंदूक के नोक पर उन दोनों ही बच्चों को अपने साथ रेस्क्यू कर लेती है। और वहीं दोस्तों उसके जो दोस्त हेक्टर और उसकी बहन रहती है ये भी लोग पहुंचे होते हैं और ये लोग जाके सबसे पहले उस फैसिलिटी की लाइट उड़ा देते हैं और फिर वहाँ पे चुपके से रैगी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे चल के दोस्तों रैगी और ये दोनों मिल जाते हैं और ये दोनों उन बच्चों को लेके सेफली निकल रहे होते हैं कि तभी वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो कार से इनका पीछा करते हैं और जो हेक्टर रहता है वो अचानक से गाड़ी रोक लेता है और वो कहता है तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम लोग वहीं रुक जाओ, अगर तुम लोग एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो अपनी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। इस पर वो साइंटिस्ट कहते हैं तेरी तो मैं तुझे भी बताता हूँ और जैसे ही वो लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उनकी गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है। दरअसल हेक्टर बहुत समझदार बंदा रहता है, इसने यहाँ से आने से पहले इनकी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया था जिससे कारण इनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और जब ये लोग उस हॉस्पिटल में जाते हैं जो फैसिलिटी होता है तो लोग देखते हैं कि जितने भी लोग थे वो लोग मारे जा चुके हैं और अब इस शहर में सिर्फ 5 लोग बचे होते हैं, ये तीनों और वो 2 बच्चे, और ये लोग गाड़ी से निकल पड़ते हैं शहर की तरफ। वहीं दोस्तों में रात का समय एक बार फिर से दिखाया जाता है, आसमान में एक बार फिर से बिजली कड़कती है और खूब ज़बरदस्त पानी बरसता है और उस पानी की वजह से जो लाल धूल रहता है ना वो पूरी तरीके से आसमान से गायब हो जाता है और आसमान साफ हो जाता है। अब दोस्तों हमें रैगी को दिखाया जाता है जो कि हेक्टर से अब इसने शादी कर ली होती है और ये जो मासूम बच्चे रहते हैं ये दोनों को गोद ले लिया होता है और रैगी और हेक्टर अब सोचते हैं कि हम दोनों को ही दुनिया में आगे बढ़ाना होगा और ये इन दोनों को गोद लेके इनकी परवरिश करते हैं। वहीं जो सैम रहती है इसे लगता है कि मैं तो अब बिल्कुल अकेले पड़ चुकी हूँ, इन दोनों ने तो अपनी जोड़ी पर लानी मजा करने के लिए, अब मैं क्या करूँ। दोस्तों एक दिन ये चारों के चारों सड़क पार कर रहे होते हैं और ये लोग रुके होते हैं। सैम पूछती है तुम लोग रुके क्यों हो, इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सिग्नल को फॉलो करने का कोई मतलब भी नहीं है। ये लोग कहते हैं हम इसलिए रुके हैं ताकि इन बच्चों में एक अच्छे संस्कार हम दे सकें क्योंकि आगे की दुनिया अब हमें ही चलानी होगी। कि तभी दोस्तों वहाँ पे कहती है सैम देखो मैं इस रेड सिग्नल पे रोड क्रॉस करूँगी और कुछ नहीं होने वाला। और जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रही होती है कि तभी एक स्पोर्ट्स गाड़ी आती है
और उससे बाल बाल शाम मरते मरते बच जाती है और स्पोर्ट्स गाड़ी रुकती है और वो कहती है, हे लड़की, तुम्हें दिखाई नहीं देता जब सिग्नल रेड है तो तुम रोड क्यों पार कर रही हो। और इसके बाद वो उससे माफ़ी मांगती है। अब जो वो लड़का रहता है उसका नाम रहता है DMK और ये बिल्कुल यहाँ पर सैम का हमजोली होता है। तो इसके बाद सैम को भी अपना एक पार्टनर मिल जाता है और सैम उससे पूछती है, क्या हम डेट करना शुरू करें। वो कहता है बिल्कुल, और भाई ऐसे पे कौन मिस करेगा अपना मौका। और ये दोनों भी दोस्तों अब साथ में मिल जाते हैं और एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल चलते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी का नाम है नाइट ऑफ द कॉमेट। 1984 में ये मूवी आई थी। IMDb पे इस मूवी को मिले हैं 6.3 की रेटिंग। ये था दोस्तों आज का हमारा स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई दोस्तों, हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। हम और भी ऐसी कहानियाँ आपको हर रोज सुनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।